हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये पुस्तक लॉन्च की जा चुकी है, जिसको आप सभी लोग मार्केट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र के ऐप पर भी आसानी से आपकी पुस्तक उपलब्ध है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं क्लास के बारे में। तो इस पुस्तक पर आधारित सारी वीडियो श्रृंखलाएं आपको समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी, जिसमें आपको राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, खेल, उसके अलावा साथ ही साथ बिहार पीसीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल और आपके अन्य सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसमें हम सारे चीज़ों को पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इसी बुक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाई जाती हैं, जो उतना आपके लिए विजिबल नहीं होता है, समझने योग्य नहीं होता है। इसलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरी किताब पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं ये आपके पीपीटी के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो आपके लिए समझने में काफ़ी आसान होगा। और इसीलिए आपका ये जो नया चैनल है, इस आपके समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर इस पूरी किताब से संबंधित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं शुरू की जा रही हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस पुस्तक पर आधारित अपने आर्थिक परिदृश्य को। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्थिक परिदृश्य के पार्ट 3 के बारे में। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, 2 पार्ट इसके पहले आप लोग अपलोड कर देख चुके होंगे, जो आर्थिक परिदृश्य से संबंधित है। आज भाग 3 और सबसे अंतिम भाग आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य से संबंधित पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जितने भी हमारे साथ दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में, ताकि सारे दोस्त आपके इस पूरे सेशन का, जो आपके समसामयिक घटना चक्र के द्वारा जो एक विशेष पहल चलाई जा रही है, आप लोगों के लिए उसमें भागीदार बन सकें। आइए शुरू करते हैं अपने आर्थिक परिदृश्य को पार्ट 3 में। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उद्योग क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उद्योग क्षेत्रों से संबंधित इसके पहले हमने बजट डिस्कस किया है, महत्वपूर्ण जो दस्तावेज जारी किए जाते हैं आर्थिक संबंधों से, उनको हमने डिस्कस किया है। और अब हमारा है उद्योग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले उद्योग क्षेत्र में हमारा है पॉइंट, भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 की रिपोर्ट जारी की गई है। किसकी? तो एक प्रकार से ये जो आपकी रिपोर्ट है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी जो है सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? हमेशा चीज़ों को आप देख कर के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो चीज़ें किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई होगी। सड़क से संबंधित है, यानी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तथा भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये आपकी सांख्यिकी रिपोर्ट। इसमें आपकी सांख्यिकी रिपोर्ट में जो 2018-19 के अनुसार जो देश में 31 मार्च 2019 तक कितनी, तो 63 या आपके 1,31,757 किलोमीटर से अधिक सड़कों का नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ये 2019 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। जो आपके आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 31 मार्च 2019 तक हमारे देश में सड़कों की लंबाई कितनी है, तो 63,31,757 किलोमीटर। और इसी के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहाँ पर है, तो भारत में है। 2018 में निर्मित कुल सड़क कितनी है, तो यहाँ पर 2018 में लगभग 62,15,797 किलोमीटर थी आपकी टोटल सड़क, जो 1.9% वृद्धि के साथ 1.9% के वृद्धि के साथ 2019 में 63,31,757 किलोमीटर हो चुकी है। यानी वृद्धि कितना हुआ है, तो लगभग 1.9% की वृद्धि हुई है। इसके पहले 62,15,797 थी, अब कितनी हो गई है, तो 63,31,757 2019 तक। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत है, यानी आपके जो नेशनल हाईवे हैं वो पूरे देश के सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 2.09%। जबकि और आपके 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, यानी ये जो 2.09% है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, लगभग 1,32,449 यहाँ पर 99 किलोमीटर। ठीक है, 1,32,499 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है 2019 तक, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितनी बढ़ी है, तो 4.9% की। ठीक है, यानी लास्ट ईयर की तुलना में कितनी वृद्धि
यहाँ पर दर्ज किया गया है, तो 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल लंबाई में। 31 मार्च 2019 तक जो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो 17,757 किलोमीटर का है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये आपके राजमार्गों में से 13.4% को कवर करता है महाराष्ट्र। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पर 11,737, 8.9% ये आपका टोटल है। उसके बाद आता है राजस्थान, जहाँ पर लगभग आपके पूरे देश की सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 7.8% है। यानी भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्य अगर राजमार्ग की देश की बात की जाए तो कुल सड़क नेटवर्क का 2.8% है, और 31 मार्च 2019 तक राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो 1,79,535। ये आपका जो है राज्य राजमार्गों की एक प्रकार से लंबाई है, जो पूरे टोटल सड़क नेटवर्क का लगभग 2.8% है। महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और राज्य राजमार्गों की लंबाई भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। कितना? तो 17.83%, यानी लगभग 32,005 किलोमीटर। कितना? 32,005 किलोमीटर महाराष्ट्र में। उसके अलावा महाराष्ट्र में लगभग 4,26,327 किलोमीटर, यह आपके लगभग पूरे देश की सड़क नेटवर्क का लगभग 11.7% के साथ में ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यानी अगर आप कहिए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की चाहे बात की जाए, चाहे राज्य राजमार्गों की बात की जाए, या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की बात की जाए, सभी में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। उसके बाद ग्रामीण सड़कों में आसाम लगभग 3,72,510 किलोमीटर 10.2% के साथ में। उसके बाद बिहार है आपका 2,59,507 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और इन आपके टोटल ये सारे आपके देश हैं जो क्रम से आपको दिए गए हैं। यानी सर्वाधिक इनमें आपको जो याद रखना है वो है महाराष्ट्र आपका पहले स्थान पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। कौन सा? गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग आपका जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके पहले का जो रिपोर्ट था वो सड़कों के बारे में था। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से भारत में सड़कों का जाल कितना लंबा है। उसके अलावा वहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो 1.9% की वृद्धि हुई है सड़कों की लंबाई में। टोटल सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। राज्य राजमार्गों की लंबाई कहाँ पर है? तो वो भी महाराष्ट्र में है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो भी है महाराष्ट्र में। ठीक है। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो जून 2022 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी रिपोर्ट गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग के अनुसार भारत वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण के संदर्भ में चौथे स्थान पर है। कौन सी? चौथे स्थान पर है यहाँ पर, याद रखिएगा। और भारत से आगे 3 देश कौन कौन से हैं? चाइना है, इटली है, यूएसए है। यानी यहाँ पर काउंटिंग करें तो पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर इटली, तीसरे पर यूएसए, और चौथे पर है हमारा भारत। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग आपके रिपोर्ट में ये आपके पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। भारत के द्वारा वर्ष 2021 में कुल 75 टन स्वर्ण का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग किया गया है, जबकि इसी अवधि के दौरान चाइना के द्वारा कितना? तो लगभग 168 टन, इटली के द्वारा 80 टन तथा यूएसए के द्वारा 78 टन का स्वर्ण का पुनर्चक्रण किया गया है। यानी यूएसए और इटली से भारत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन सर्वाधिक जो अगर रिसाइकलिंग की बात की जाए सोने की, तो वो चाइना के द्वारा 168 टन किया गया है 2021 में। नेक्स्ट हमारा है स्काई ट्रैक्स। कौन सा? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021। वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट, ये आपके जो आपका अवार्ड दिया जाता है एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं उनको दिया जाता है। और 16 जून 2022 को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो पेरिस फैशन की नगरी फ्रांस में किया गया है। ठीक है। दोहा कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इस टॉपिक का कि दोहा में आपके कतर में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और तुर्की के इस्तांबुल हवाई अड्डे को विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट शॉपिंग तथा मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। और रियाद का किंग खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसे विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाला यानी मोस्ट इम्प्रूव्ड
आपका हवाई अड्डा घोषित किया गया है सबसे अधिक सुधार करने वाला, याद रखिएगा कौन सा, तो रियाद का मोहम्मद, या आपका जो कौन सा है तो बिन किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो अवार्ड की सूची में, यानी जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये आपका जो अवार्ड दिया गया है पेरिस में, इसका घोषणा किया गया है। इसमें भारत के 4 हवाई अड्डों को 100 अंतर्राष्ट्रीय सबके सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा है, तो 37वां स्थान प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। उसके अलावा केप गौड़े जो आपका है, केप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, बेंगलुरु में। हौदरा जो आपका हैदराबाद में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मुंबई का है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 4 भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिसको सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डों की सूची में स्थान दिया गया है। उसके अलावा भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट्स अवार्ड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो दिल्ली का है कौन सा, इंदिरा गांधी। ये जो आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे एक प्रकार से बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया या फिर क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया या साउथ एशिया का अवार्ड मिला है किसे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। उसके अलावा जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, इसे कौन सा अवार्ड दिया गया तो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड दिया गया है। और इस प्रकार से ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में इस आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण जो आपके स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड 2022 है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 एक प्रकार से ये जो आपका सूचकांक है महत्वपूर्ण जो स्टार्टअप है वैश्विक स्टार्टअप के बारे में बताता है, जिसे ब्लिंक के द्वारा, किसके द्वारा, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ये आपका वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक 2022 जारी किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा 2017 से आपकी ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, यानी आपका जो रिपोर्ट है 2022 में इसका 5वां संस्करण है। इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 100 देशों और 1000 शहरों को शामिल किया गया है और शीर्ष 10 शहरों में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को ये आपका टॉप पर है। एक प्रकार से स्टार्टअप के मामले में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर है, जबकि भारत का एकमात्र शहर है जिसका नाम है बेंगलुरु, ये 8वें स्थान पर है, यानी शीर्ष 10 में भारत का एकमात्र शहर शामिल है, नाम है बेंगलुरु। उसके अलावा इस सूची में भारत ने वर्ष 2021 की अपनी रैंकिंग 20वीं में एक पायदान का सुधार करते हुए 19वीं रैंकिंग हासिल की है। नया जो आपका ये रैंकिंग जारी की गई है, टॉप 10 में भारत का एकमात्र शहर है, नाम है बेंगलुरु, रैंकिंग है 8वीं। भारत की रैंकिंग टोटल कितनी है तो 19वीं है, जो इसके पहले 20वीं थी। उसके अलावा भारत यहाँ पर बात किया जाए तो आपके वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक में जो शीर्ष 5 देश हैं और 5 शहर कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर देशों की बात की जाए कि सबसे शीर्ष पर 5 देश कौन से हैं इस आपके स्टार्टअप रैंकिंग में, तो यूएसए शीर्ष पर है। उसके अलावा दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर इजराइल, चौथे पर कनाडा और 5वें पर कौन है तो स्वीडन। ये आपके स्टार्टअप परिस्थितिकी सूचकांक में ये 5 सबसे शीर्ष देश हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके शहरों की बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका का दूसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, लॉस एंजलिस यूएसए, उसके अलावा बोस्टन एरिया यूएसए, ये आपके 5 सबसे शीर्ष शहर हैं, जिसमें से 4 आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ से हैं तो यूएसए से हैं। इसी आपके शहरों की रैंकिंग में भारत का बेंगलुरु 8वें स्थान पर है। ठीक है, सूची में भारत के 3 शहर हैं, बेंगलुरु 8वां स्थान, नई दिल्ली 13वां स्थान और मुंबई को पूरे विश्व में 17वां स्थान दिया गया है। यानी टॉप 20 की अगर बात की जाए तो शीर्ष 20 शहरों में जो है भारत के कितने शहरों ने स्थान बनाया है तो 3 शहरों ने भारत के स्थान बनाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये आपका उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, जिसका भी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं पर्यावरण जो आपका है पर्यावरण प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह जो पार्क है आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के घट्टी में स्थित है। ये जो आपका अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अब तक देश के विभिन्न राज्यों में कितने 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की गई है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कितने 9 प्रौद्योगिकी आपके पार्कों की स्थापना की जा चुकी है।
उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। इंडेक्स में कई सारे आपके इंडेक्स हैं जो आपको हमने बताया भी है इसके पहले, जो जारी किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन ये जो आपका सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 25 मार्च 2022 को। इस सूचकांक में आपको बताएं तो 4 श्रेणियों में विभाजित है। पहला है आपका तटीय श्रेणी यानी समूह ए, उसके अलावा लैंड लॉक कंट्री है यानी भू आबद्ध क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसके अलावा हिमालयी राज्य इसमें सी में शामिल है, और समूह डी में आपके शामिल है केंद्र शासित प्रदेश या शहर राज्य, चौथी श्रेणी में शामिल है। इस प्रकार से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो आपके 4 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो समग्र रैंकिंग में शीर्ष 4 राज्यों में यहाँ पर गुजरात शीर्ष पर है, जो हमने आपको अपनी डेली करंट अफेयर की क्लासेस में कई बार बताया है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो नाम है गुजरात। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में। उसके अलावा महाराष्ट्र स्कोर आपके 77.14 के साथ में दूसरे स्थान पर है, कर्नाटका तीसरे स्थान पर है, और तमिलनाडु इस आपके रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहला पॉइंट हमको जो याद रखना है वो यहाँ पर कि ओवरऑल रैंकिंग में टोटल पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है गुजरात का। ठीक है, उसके अलावा दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कौन है, तो कर्नाटका, और चौथे पर है तमिलनाडु। ये हो गई ओवरऑल रैंकिंग आपके निर्यात तैयारी सूचकांक की। उसके अलावा अगर भू आबद्ध राज्यों की बात की जाए तो भू आबद्ध राज्यों में आपका जो है हरियाणा शीर्ष पर है, और हरियाणा के बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है। कौन है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में यहाँ पर छठे स्थान पर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा बिहार अगर ये बात करें तो बिहार आपका भू आबद्ध राज्यों में आता है। भू आबद्ध का मतलब समझ रहे हैं, ऐसा राज्य एक प्रकार से जैसे आपका बिहार हो गया, तो यह इधर आपका पश्चिम बंगाल है, इधर आपका नेपाल है, इधर आपका यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से बिहार पूरी तरह से राज्यों से ढका हुआ है। इसे ऐसा राज्य जो तटीय क्षेत्रों से अटैच ना होकर राज्यों से स्थलीय सीमा से टच होता है उसे भू आबद्ध राज्य कहते हैं। और बिहार जो है भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में 32.06 अंकों के साथ में कौन से स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। जबकि ओवरऑल रैंकिंग में कितने स्थान पर है, तो 22वें। ठीक है, भू आबद्ध श्रेणी में 10वें स्थान पर है, ओवरऑल रैंकिंग में किससे स्थान पर है, तो 22वें स्थान पर है। जबकि समग्र रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो लक्षद्वीप। ठीक है, 36वें स्थान पर है लक्षद्वीप। जबकि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम ये 35वें और 34वें स्थान पर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये आपके 35वें और 34वें स्थान पर है। नेक्स्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत जो है ये 5वां सबसे मूल्यवान इक्विटी मार्केट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना आपको याद रखने की जरूरत है, भारत कौन से नंबर में, तो ये 5वां सबसे बड़ा आपका सबसे मूल्यवान इक्विटी मार्केट बन चुका है। किसको पीछे करके, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पछाड़ करके भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, शीर्ष 5 देशों का अगर बाजार पूंजीकरण देखा जाए तो यहाँ पर यूएसए जो है आपके सबसे मूल्यवान आपका है। उसके अलावा चाइना दूसरे स्थान पर है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर हांगकांग है, और 5वें पर हमारा भारत है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका है डियर कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क भारत में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये आपका महिलाओं के द्वारा पूर्ण स्वामित्व जो आपका है औद्योगिक पार्क हैदराबाद तेलंगाना में इसको स्थापित किया गया है। और 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को फिक्की महिला संगठन तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी के बाद इसको स्थापित किया गया। यानी इसमें साझेदार कौन कौन है, तो तेलंगाना की राज्य सरकार और फिक्की महिला संगठन इसमें भागीदार है। इस पार्क का परिचालन 25 हरित परियोजनाओं के साथ प्रारंभ किया गया है। जबकि महिला उद्यमियों हेतु 10% की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, और 50 एकड़ में विस्तृत इस पार्क के निर्माण में कुल 250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो आपके एक प्रकार से पूरी तरह से महिलाओं से संबंधित है। याद रखिएगा ये आपका पार्क। नेक्स्ट हमारा है कच्चे इस्पात का उत्पादन।
अगली रिपोर्ट है पूरे विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन से संबंधित, यानी किस प्रकार से कितने कौन से देश हैं जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, उससे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 2021 में कितना है, तो 1951.2 मिलियन टन यहाँ पर कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2020 की तुलना में 3.82% अधिक है। जो 3.82% अधिक है, इसके पहले कितना था, तो 1800 ये आपका कि लगभग कितना है 1879, कितनी वृद्धि हुई है 3.82%। अब कितना हो गया 1951.2 मिलियन टन हो चुका है इसका उत्पादन। अगर हम बात करें वर्ष 2021 और 20 में, तो वैश्विक स्तर पर कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाले जो शीर्ष 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो शीर्ष अगर 3 आपको याद रहता है तो वो आपके लिए एनएफएडी है। चाइना पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर है जापान। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा 2020 में 1064, जबकि 2021 में 1032, यानी 2021 में इनका उत्पादन घटा है चाइना का, जबकि भारत 2020 में 100 मिलियन टन उत्पादन हुआ था, 2021 में हो गया है 118। जापान 83 था 2020 में, 2021 में हो गया है 96। यहाँ पर चाइना जो आपका है इसके उत्पादन में कमी आई है इस्पातों के, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो लीड्स रिपोर्ट, अगली हमारी रिपोर्ट का नाम क्या है, इसका नाम है लीड्स रिपोर्ट। ये आपका जो लीड्स रिपोर्ट है ये आपके वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मंत्रालय तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे जारी किया गया। इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया, याद रखिएगा। संस्करण कौन सा है, तीसरा है। किसके द्वारा, तो एक प्रकार से जो वाणिज्य मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, उन्हीं के द्वारा इस आपकी रिपोर्ट को पेश किया गया है। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट को पेश किया गया, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है डियर कि इसका लीड्स रिपोर्ट का संस्करण कौन सा है, तो ये लीड्स रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। उसके अलावा लीड्स 2021 के सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब ये क्रमशः सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, याद रखिएगा। जिनमें आपको पता है अभी इसके पहले निर्यात तैयारी सूचकांक हम लोगों ने देखा था और उस सूचकांक में आपका गुजरात जो है शीर्ष पर है, और यहाँ पर इस आपके लीड्स रिपोर्ट 2022 में भी गुजरात किस स्थान पर है, तो गुजरात पहले स्थान पर है। ठीक है, उसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर आता है, जिसके बाद सिक्किम और मेघालय है। ठीक है, किन श्रेणी में, तो उत्तर पूर्वी राज्यों व हिमालयी केंद्र शासित क्षेत्रों में। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो दिल्ली शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद आपका चंडीगढ़ आता है अन्य शीर्ष आपके यूनियन टेरिटरीज में। उसके अलावा वर्तमान रिपोर्ट में आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार का जो स्कोर है वो क्रमशः इतना है, ये पॉइंट याद रखिएगा। राजस्थान का स्कोर है 2.96, 2.90 मध्य प्रदेश का है और 2.77 किसका स्कोर है, तो बिहार का स्कोर है। जबकि रैंकिंग से पुडुचेरी, लद्दाख, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को बाहर रखा गया है। यानी इस रैंकिंग में आपकी लीड्स रिपोर्ट 2022 में इस रैंकिंग में इन सारे आपके केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पीएम मित्र पार्क। कौन सा, पीएम मित्र पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पीएम मित्र पार्क जिसकी अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसकी 7 पीएम मेगा मित्र पार्क, एक प्रकार से पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी किया गया। कितने, तो 7 याद रखिएगा। ठीक है, 7 पीएम मित्र पार्क। ये आपके प्रधानमंत्री के 5F यानी फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन विजन से प्रेरित है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 5F का मतलब क्या है, तो पहले का फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन विजन से प्रेरित है हमारे प्रधानमंत्री जी का। नेक्स्ट हमारा है पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। कौन से, तो पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। महारत्न कंपनियों की अगर बात किया जाए तो हमारे देश में अब कितनी हो गई है, तो 13, लेकिन इसको प्राप्त होने के साथ कुल संख्या कितनी हो गई थी, तो 11 हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, जो कौन कौन सी हैं, तो 11 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी थी, तो पहला आपका VL है यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके अलावा आपका BPCL है यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा ये सारे पॉइंट तो आपको वैसे भी याद होंगे, CIL है,
कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी है, ठीक है। उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस प्रकार से ये सारी आपके महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तो 13 है, ठीक है। इसके पूर्व अक्टूबर 2019 में पीजीसीआईएल और एचपीसीएल को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यानी आपकी इस पीएफसी से पहले किसको दर्जा दिया गया था तो 2019 में आपकी पीजीसीआईएल और एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसका दर्जा दिया गया था। नवरत्न कंपनियां कितनी है? 13 है। महारत्न कितनी है? 11 है। नेक्स्ट हमारा है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2021। भारत पर्यटन सांख्यिकी का मतलब होता है एक प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कितने प्रकार की उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं और पर्यटन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कहां पर कितने पर्यटक आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये आपकी जो रिपोर्ट है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का कितना हिस्सा है तो 1.59%। पूरे विश्व के जो जितने भी पर्यटक इधर उधर घूमने जाते हैं उनमें भारत का हिस्सा लगभग 1.59% है। जब 2022 आपके 20 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन के स्रोत देशों में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। यानी ये ऐसे देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक हमारे देश में आते हैं। और 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के संदर्भ में अगर बात करें, हमारे राज्यों में अगर बात करें तो तमिलनाडु कौन से स्थान पर है तो पहले स्थान पर 23% के साथ में, उत्तर प्रदेश 14.1% के साथ में दूसरे पर, कर्नाटका 12.7% के साथ में तीसरे स्थान पर, जबकि आंध्रा चौथे और तेलंगाना 5वें स्थान पर है पर्यटकों की हिस्सेदारी के रूप में। यानी सर्वाधिक पर्यटन कहां पर होता है तो तमिलनाडु में 23%। उसके अलावा 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विदेशी जो पर्यटक हैं सबसे ज़्यादा कहां पर आते हैं तो महाराष्ट्र में 17.6%, उसके बाद तमिलनाडु में 17.1%, उत्तर प्रदेश में 12.4%, उसके अलावा दिल्ली में 9.5% और पश्चिम बंगाल में कितने हैं तो 6.5% पर्यटन जो है विदेशी पर्यटक भारत में इन राज्यों में घूमने आते हैं, जिनकी अलग अलग हिस्सेदारी में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। नेक्स्ट हमारा है सिरारा खूंग या हैथी मिर्च तथा तमेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ये आपका विशेष प्रकार के जीआई टैग दिए गए हैं मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में सितंबर 2021 में मणिपुर की विशेष मिर्च शिरारा खूंग और तमेंगलोंग जो आपका एक प्रकार से संतरा है, इसे जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। जीआई टैग सर्वाधिक किस राज्य को दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग दिए गए हैं तो 27 जीआई टैग दिए गए हैं। और अभी हाल ही में आपके कल्लाकुरुची हमने आपको पढ़ाया भी था। उसके अलावा आपका तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया था कन्याकुमारी लौंग को। काफ़ी सारे जीआई टैग हमने आपको बताए भी हैं, ठीक है। सिरारा खोंग या हैथी मिर्च जो आपका जिसे राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, ये मणिपुर में सर्वाधिक मांग वाली मिर्च है, याद रखिए। मणिपुर में सबसे ज़्यादा इसी मिर्च की मांग होती है, इसे राजा मिर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में उमोरोक के नाम से भी जानते हैं। तमेंगलोंग संतरा जो है ये अपने अम्लीय स्वाद तथा मिश्रित मिठास के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, मिश्रित मिठास के लिए प्रसिद्ध है। और यह आज कहाँ पाया जाता है तो तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है तमेंगलोंग संतरा। तमेंगलोंग जिले को मणिपुर का ऑरेंज ऑफ बाउल कहते हैं, ठीक है। ऑरेंज ऑफ बाउल के नाम से जाना जाता है मणिपुर का। नेक्स्ट, इस प्रकार से हमारे जितने भी उद्योग से क्षेत्रों से संबंधित पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमारे वैदेशिक क्षेत्रों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में तो वैदेशिक क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है भारत का विदेशी ऋण मार्च के अंत 2022 तक, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण कितना है इसके बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले 30 जून 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े को जारी किया गया है। कितने जारी किया है? आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया गया है, याद रखिएगा। और इन आंकड़ों के अनुसार मार्च के अंत 2022 में भारत का विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है,
जो 2021 मार्च के अंत की तुलना में 747.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। यानी 2021 में यह जो है जितना था उसमें से 47.1 बिलियन डॉलर बढ़ करके 2022 में आपका कितना हो चुका है, तो 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है भारत का विदेशी ऋण। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एवं विदेशी ऋण का जो अनुपात है मार्च के अंत में ये 2022 में घट करके 19.9% हो गया है, जबकि 2021 में ये कितना था, तो 21.2%। कितना, 21.2% था 2021 में। मार्च 2022 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, तो अमेरिकी डॉलर की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, कितना, तो 53.2%। उसके बाद भारतीय रुपया की हिस्सेदारी है कितना, 31.2%। उसके बाद एसडीआर की हिस्सेदारी 6.6% है, येन की हिस्सेदारी 5.4% है, तथा यूरो की हिस्सेदारी कितनी है, तो 2.9% हिस्सेदारी है यूरो की। नेक्स्ट हमारा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। कौन सा, विश्व निवेश रिपोर्ट। ये आपकी अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा ये आपकी विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह जो अगर बात की जाए तो इसके संदर्भ में 2021 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है, 7वें स्थान पर है, जबकि 2020 में भारत कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर। जो एक प्रकार से यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह की बात की जा रही है, जिसमें भारत 7वें स्थान पर है 2021 में। उसके अलावा एफडीआई अंतर प्रवाह की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो एफडीआई की एक प्रकार से अंतर प्रवाह वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है अमेरिका। ठीक है, जिनमें यहाँ पर एफडीआई जो एक आपका है इसके कितना एफडीआई था, तो 367 2021 में, जबकि 2020 में कितना था, तो 151, यानी लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा चाइना में कितना है, तो 2020 में 149 था, 2021 में हो गया है 181। तीसरे स्थान पर हांगकांग और चाइना है, यानी ये भी आपका हांगकांग जो एक प्रकार से है, चाइना अपना पार्ट इसको मानता है, लेकिन इसका एक अलग से यहाँ पर एफडीआई दिया गया है। 135 2020 में था, 2021 में कितना हो गया है, 141। सिंगापुर जो आपका चौथे स्थान पर है, 75 था 2020 में, 75 बिलियन डॉलर, 2021 में हो गया है 99 बिलियन डॉलर। जबकि लास्ट में आपका जो कनाडा है वो 23 बिलियन डॉलर से लगभग 2 गुने से ज़्यादा वृद्धि करते हुए यहाँ पर 60 बिलियन डॉलर एफडीआई पहुँच चुका है कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं बहिर्प्रवाह, यानी कौन से देश से सबसे ज़्यादा बाहर की ओर प्रवाह होता है धन का, तो उनमें शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं। यूएसए से सबसे ज़्यादा बहिर्प्रवाह होता है, बाहर की तरफ धन जाता है, कितना, 403 बिलियन डॉलर। उसके अलावा जर्मनी से कितना, 152 बिलियन डॉलर। जापान से कितना है, तो 147। चाइना से 145, यूनाइटेड किंगडम से 108 बिलियन डॉलर का बहिर्प्रवाह किया जाता है, बहिर्प्रवाह होता है इतने बिलियन डॉलर का। याद रखिएगा, ये शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक अंतर प्रवाह में और दूसरा बहिर्प्रवाह के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, और ये आपका जो यूरो ग्रीन बॉन्ड है ये किसके द्वारा, तो आपका पीएफसी लिमिटेड के द्वारा, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि इसी आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न के श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, उसी के द्वारा ये 300 मिलियन यूरो का एक 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। 7 वर्षीय, 7 वर्षों का कितनी इनकम, कितने एक प्रकार से 300 मिलियन यूरो का ये आपका एक प्रकार से बॉन्ड जारी किया गया है। यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अलावा किसी भारतीय एनबीएफसी के द्वारा, यानी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है, और 2017 के बाद भारत से जारी किया गया पहला यूरो बॉन्ड है। जबकि 2021 में अप्रैल में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड जारी किया गया, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपका है इसी को आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का पहला दूसरा नगर निगम है जिसके द्वारा बॉन्ड
जारी बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। यानी उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है जिसे बॉम्बे जो आपका है स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो लखनऊ। दूसरा कौन सा है? तो गाजियाबाद है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी या नहीं? यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता किस देश ने दिया है और बिटकॉइन को एक प्रकार से अवैध किसने घोषित किया है? दोनों पॉइंट, ठीक है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला जो देश है उसका नाम है अल सल्वाडोर। यह आपका मध्य अमेरिकी देश है, उत्तरी कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आता है, जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है और ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है। और आपको पता है इसी बिटकॉइन को अवैध घोषित करने वाला देश चाइना है, ठीक है। अल सल्वाडोर में वॉलेट को चिवो कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में कूल नाम है। क्या है? स्थानीय भाषा में इसका नाम है कूल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका है जिम्बाब्वे पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु सोने के सिक्के जारी। जिम्बाब्वे के द्वारा जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए अभी हाल ही में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? तो जिम्बाब्वे केंद्रीय बैंक के द्वारा। और केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी प्रत्येक सोने के सिक्के का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार दर पर 1 औंस सोना है, जो उत्पादन लागत के 5% के बराबर निर्धारित किया गया है। और इस सोने के सिक्के का नाम क्या है? मोसी-ओ-तुनिया नाम है, याद रखिएगा। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोसी-ओ-तुनिया। और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्बाब्वे के द्वारा ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट रिपोर्ट, आपकी जुलाई 2022 की। कौन सी रिपोर्ट है? तो इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट रिपोर्ट, जुलाई 2022। किसने जारी किया है? तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के द्वारा, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है, उसी के द्वारा ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी आपकी जीडीपी कितना? 8.7% अनुमानित किया गया। भारत की जीडीपी को कितना अनुमानित किया गया है? 2021 में 8.7, जबकि 2022 और 2023 में क्रमशः 7.2 और 7.8% है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट ये आपकी जारी हुई है, इसकी 27वां संस्करण है। कौन सा? 27वां इसका संस्करण है। और ये आपके रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की जनसंख्या जो है 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। कितना? विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच जाएगी 15 नवंबर 2022 तक। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत जो एक प्रकार से वैश्विक जनसंख्या है वो किस प्रकार से बढ़ेगी? तो 2030 में यह आपकी 8.5 बिलियन हो जाएगी, 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी, 2100 में ये जनसंख्या हो जाएगी 10.4 बिलियन। जिस हिसाब से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसी आधार पर इस रिपोर्ट में आपके अनुमान लगाया गया है वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट में। वर्ष 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर के कितना हो गया है? 2.3 जन्म प्रति महिला हो चुकी है। जबकि रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2023 में विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश चाइना से आगे निकलने का भी अनुमान लगाया गया है। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में कब पीछे छोड़ देगा? तो 2023 में। अगली हमारी रिपोर्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2022। कौन सा? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यह आपकी रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ग्लूमी एंड मोर अनसर्टेन इसका जो है शीर्षक है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना है? इस वृद्धि दर कितना किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए 8.7% दर्ज की गई है भारत की वृद्धि दर या जीडीपी। 2021 में जीडीपी कितना बताया गया है? 8.7%, ठीक है। जबकि 2022 और 2023 में कितना बताया गया? तो 2022 में आपका 7.4, जबकि 2023 में 6.1% जीडीपी यहाँ पर एक प्रकार से प्रोजेक्शन किया गया है। वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? ये आपके भारत की बात की गई थी। यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर जीडीपी की बात की जाए तो 6.1% ये आपका
प्रतिशत अनुमानित की गई है, जबकि 2022 में और 23 में कितना है तो 3.2% और 2023 में है आपका 2.9%। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022। ये आपका जो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट है ये किसके द्वारा, तो ये आपका कॉर्सेरा संस्थान के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस आपकी रिपोर्ट में शीर्ष जो 5 देश हैं, कॉर्सेरा जो आपके संस्थान के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, इसमें सबसे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क दूसरे पर, इंडोनेशिया तीसरे, बेल्जियम चौथे और सिंगापुर आपका 5वें स्थान पर है इस आपके ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अंतर्गत, जबकि इसमें सूडान को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, पहले स्थान पर कौन है स्विट्जरलैंड और सबसे अंतिम पर कौन है तो सूडान। उसके अलावा समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारत की रैंकिंग कितनी है तो 68, भारत जो है 68वें स्थान पर है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 19 है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की रैंकिंग 19 है, वैश्विक स्तर पर 68 है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, अंतिम स्थान पर है सूडान। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियां कौन है, यानी कौन है जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है भारत में उन हस्तियों की। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है डफ एंड फ्लैप्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा इस आपकी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेटर जो है विराट कोहली 185.7 मिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ में लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर बरकरार है। ये भारत की बात की जा रही है, याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर इसकी बात नहीं हो रही है, भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियों की बात हो रही है। जबकि रणबीर सिंह ये आपके 158.3 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में दूसरे स्थान पर, अक्षय कुमार 139.6 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि आलिया भट्ट 2021 में 68.1 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर और महिलाओं में शीर्ष स्थान पर हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं में शीर्ष स्थान पर हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वैश्विक सूचकांक। कौन सा वैश्विक सूचकांक, यानी एक प्रकार से विश्व स्तर पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में, जिनमें सबसे पहला हमारा सूचकांक है अग्रणी धनी महिलाएं जो आपकी हैं पूरे विश्व में, उनके बारे में। यानी वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे धनी महिलाएं कौन सी हैं उनके बारे में इंडेक्स जारी किया गया है, और ये आपकी हुरून इंडिया के द्वारा कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धन महिलाएं 2021 नाम से रिपोर्ट पेश किया गया है। इनमें अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर कौन है तो पहले स्थान पर है यहाँ पर रोशनी नडार मल्होत्रा। ठीक है, कौन है पहले स्थान पर है रोशनी नडार मल्होत्रा। ये उसी स्थान पर है अपने जहाँ पहले थी। HCL टेक्नोलॉजी से इनका संबंध है और संपत्ति कितनी है तो 84,330 करोड़ रुपीस। दूसरे स्थान पर फाल्गुनी नायर हैं, ये आपकी नायका कंपनी की एक प्रकार से हेड हैं। तीसरे स्थान पर किरण मजुमदार शाह हैं। चौथे स्थान पर है नीलिमा मोतापार्थी। पांचवें पर है राधा वेम्बू। ठीक है, ये सबसे पहला यहाँ पर 3 जो आपके टॉप पर हैं इनका कौन सी कंपनी से संबंध है याद रखिएगा, रोशनी नडार HCL, फाल्गुनी नायर आपकी नायका और किरण मजुमदार शाह जो है बायोकान से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट आपकी है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। ये भी आपकी हुरून के द्वारा जारी किया गया है इस रिपोर्ट को, हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। इस रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो विश्व में यूनिकॉर्न की संख्या में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी पहला पॉइंट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व में यूनिकॉर्न की संख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है तो अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत है, ये याद रखिएगा। और सूचकांक के अनुसार वर्तमान में देश के अंतर्गत 84 यूनिकॉर्न हैं और 51 गैजल्स हैं और 71 चीता स्टार्टअप हैं, जबकि 2021 में ये संख्या कितनी थी तो 51 यूनिकॉर्न थे, 32 गैजल्स थे और 54 आपके चीता स्टार्टअप थे, जिनकी यूनिकॉर्न की संख्या हो चुकी है 84। इनमें सर्वाधिक जो यूनिकॉर्न है हमारे देश में कौन कौन से शहरों में है तो याद रखिएगा बेंगलुरु सबसे शीर्ष पर है। यूनिकॉर्न के मामले में बेंगलुरु शीर्ष पर है, जहां पर कितने यूनिकॉर्न हैं आपके 46। ठीक है, और मुख्य स्टार्टअप कौन सा है निंजा कॉर्ड इसका मुख्य स्टार्टअप है। दिल्ली में 25 है, मुंबई में 16 हैं, चेन्नई में 5 है और पुणे में कितने हैं तो पुणे में है 3। लेकिन सबसे पहला याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक यूनिकॉर्न कौन से शहर में है तो नाम होगा बेंगलुरु का। अगली हमारी जो रिपोर्ट है वो है विश्व के अरबपतियों की सूची। ठीक है, दुनिया में जो अरबपति हैं उनका इंडेक्स जारी किया गया है और ये
फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, ये आपका जो फोर्ब्स है विश्व के अरबपतियों की सूची में, इसमें पहले स्थान पर तो सबको पता है स्पेस एक्स के जो एक प्रकार से सीईओ हैं, तथा जो इलेक्ट्रिक वाहन जो कंपनी है, नाम क्या है उसका, टेस्ला, इसके जो एक प्रकार से सीईओ है, नाम है एलन मस्क। ये दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में, अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर है। ठीक है, इनकी संपत्ति कितनी है तो याद रखिएगा 219 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके अलावा दूसरे भारत की अगर बात किया जाए तो भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं, नाम है मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति कुल कितनी है? 90.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके अलावा समग्र रूप से अगर बात करें तो मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति की बात की जाए तो सावित्री जिंदल एवं उनका परिवार, ये आपका 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में सबसे अमीर, ये एक प्रकार से अरबपतियों की सूची में महिलाओं में, भारतीय महिलाओं में शीर्ष पर है। ठीक है, उसके अलावा भारतीय अरबपतियों में 7वें स्थान पर, तथा समग्र रैंकिंग में इन्हें 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी सावित्री जिंदल को कौन सा स्थान मिला है तो भारतीय अरबपतियों में 7वें स्थान पर हैं, जबकि संपूर्ण रैंकिंग में इनकी स्थान है एक प्रकार से 91 वैश्विक रैंकिंग में। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी हुरून के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल रिच लिस्ट। कौन सा? ग्लोबल रिच लिस्ट। इसके पहले आपने जो रिपोर्ट देखा था, ये रिपोर्ट आपकी फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिच लिस्ट, ये हुरून के द्वारा। हमने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर ये रिपोर्ट में यहाँ पर इस समय सबसे अमीर व्यक्ति ये हैं, इस समय सबसे अमीर व्यक्ति कोई दूसरा बताता है, लेकिन ये आपकी रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर संबंधित रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोर्ब्स रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है, या फिर हुरून रिपोर्ट, जो आपका हुरून रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें क्या चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 की बात करें तो ये हुरून के द्वारा जारी की गई लिस्ट है, जो इसका 11वां संस्करण है, और इसमें इस सूची में चाइना में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पर है? चाइना में, जिनकी संख्या कितनी है तो 1133 अरबपति हैं चाइना में, याद रखिएगा। जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या कितनी है तो 716 दूसरे स्थान पर है। चाइना और अमेरिका जो है ये आपके संयुक्त रूप से विश्व के आधे से अधिक, लगभग 55% अरबपतियों को शेयर करते हैं, याद रखिएगा। कौन? चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके अलावा 215 अरबपतियों के साथ में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी चाइना पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर है और भारत तीसरे स्थान पर है, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा है तो बीजिंग, जहां पर 144 अरबपति हैं इस शहर में, जिसका नाम है बीजिंग, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला शहर है बीजिंग। इसमें सबसे शीर्ष आपके अरबपतियों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर है कौन? एलन मस्क। अब इसके पहले भी रिपोर्ट में हमने एलन मस्क के बारे में पढ़ा था, टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, यूएसए से हैं। जेफ बेजोस अमेरिका, अमेजन कंपनी के मेंबर हैं। बर्नार्ड अर्नल्ड शॉ, ये आपके एलवीएमएच के कंपनी के एक प्रकार से हेड हैं फ्रांस से। उसके अलावा बिल गेट्स अमेरिका से हैं, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर वॉरेन बफेट, ये आपके बर्कशायर हैथवे से हैं, कहाँ पे? अमेरिका के। इस प्रकार से शीर्ष 5 अरबपति हैं, इनमें 4 अमेरिका से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और रिलायंस प्रमुख जो आपके मुकेश अंबानी हैं इस सूची में 10, यहाँ पर शीर्ष 10 में 9वें स्थान पर जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इसके पहले हमने रिपोर्ट जो पढ़ा था उसमें आपने देखा मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर थे, यहाँ पर इस रिपोर्ट में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा डियर, क्योंकि सभी रिपोर्ट में चीज़ें अलग अलग होती हैं, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसी रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हुरून वैश्विक गजल सूचकांक 2021। ये आपका हुरून के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक गजल सूचकांक, और ये आपका ऐसे गजल्स जो है आपके एक ऐसे स्टार्टअप की सूची होती है जिनकी स्थापना 2000 के दशक में हुई थी, और इनकी कीमत जो है $500 मिलियन से अधिक है, लेकिन अभी भी वे सार्वजनिक आपके एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। यानी गजल्स का मतलब होता है एक ऐसे कंपनियां जिनका स्टार्टअप, जिनकी शुरुआत 2000 के बाद हुई थी, उसके अलावा उनका जो इनकम है वो $500 मिलियन से अधिक हो चुका हो, वो गजल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यह पहली बार है जब हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक स्तर पर हुरून गजल सूचकांक जारी किया है, और यह हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट को विश्व के 30 देशों के 134 शहरों में 525 गजल्स प्राप्त हुए हैं। कितने?
30 देशों के 134 शहरों में 525 गजल्स की प्राप्ति हुई। सर्वाधिक कहां पर है? तो अमेरिका में 201, चाइना में 171, भारत में 29। यहां पर ये आप तीनों याद रखिएगा, तीनों में अभी भी अमेरिका पहले पर है, चाइना दूसरे पर है और भारत आपका इंडिया तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में, ठीक है, गजल्स के मामले में। उसके अलावा इसमें शीर्ष 5 शहर कौन कौन से हैं? तो शीर्ष 5 शहरों में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका पहले पर है 59 गजल्स के साथ में, संघाई चाइना 54 गजल्स के साथ में दूसरे पर, बीजिंग तीसरे स्थान पर है, न्यूयॉर्क चौथे पर है और लंदन यहाँ पर 5वें स्थान पर है गजल्स के मामले में। जबकि इस विश्व के शीर्ष 20 जो रैंकिंग वाले देशों की सूची में भारत 29 गजल के साथ में तीसरे स्थान पर है, जो अभी हम देख चुके हैं। उसके अलावा शहरों की सूची में भारत का जो बेंगलुरु है ये 14 गजल के साथ में 14 आपके 7वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 6 गजल के साथ में ये आपका कौन सी रैंकिंग पर है? 17वें स्थान पर, ठीक है। यानी भारत की तरफ से शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो बेंगलुरु 7वें स्थान पर है, शीर्ष पर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 एक प्रकार से ये जो आपकी रिपोर्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021, इस रिपोर्ट में 500 सबसे शीर्ष मूल्यवान कंपनियों के बारे में सबसे बड़ी कंपनियों की सूची इसमें जारी की गई इस रिपोर्ट में, ठीक है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट। क्या नाम है? वॉलमार्ट जो आपकी कंपनी है इसे सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत की 7 कंपनियां इसमें शामिल हैं। कितनी? भारत की 7 कंपनियों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे शीर्ष पर है। भारत की कंपनियों की अगर बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आपका 155वें स्थान पर है, 205 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल 212 पे, उसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस आपका 243 पे, राजेश एक्सपोर्ट 348 पे, 357 पे टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम आपका 394। लेकिन कम से कम ये 3 आप याद रखिएगा, भारत में शीर्ष 3 कंपनियां कौन सी हैं और उनकी रैंकिंग वैश्विक स्तर पर कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जितने भी आपके आर्थिक परिदृश्य से संबंधित पॉइंट थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं डियर। जितने भी आर्थिक परिदृश्य से संबंधित पॉइंट थे उन सारी चीज़ों को हमने अपने 3 पार्ट में कवर करने का प्रयास किया है और हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था उन सारे पॉइंट को अपने सेशन में रखने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ इस तरह प्रयास भी किया गया है ताकि आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इस पूरे सेशन को तैयार किया गया था। एक बार जितने भी दोस्त हैं हमारे कमेंट में आंसर करके बताइएगा ये आपका सारा सेशन कैसा रहा, एनालिसिस कैसी रही, एक बार कमेंट में सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।